Hello students, so today we will start a new chapter and the name of the chapter is When People Rebel 1857 and After. Let's start the chapter. Chapter 5 When People Rebel 1857 and After. Learning objectives through this chapter you'll be going to know about the causes of the revolt, reasons for the failure of revolt, main centers and leaders of the revolt and results of the revolt. Let's warm up. Look at the following pictures. No, this is the Rani picture of Rani Lakshmi Bai. Tantia Tope and Nana Sahib. Now, what was their contribution in the revolt of 1857? That you have to find out. They have fight. They fought very fearlessly with Rani Lakshmi Bai, but they were unable to defeat the Britishers. Now let's start. For over a century, as the British had been conquering the country, popular discontent and hatred against foreign rule was gaining strength among the different sections of the Indian society. कम से कम फॉर ओवर सेंचुरी से ज्यादा ब्रिटिश ने कॉन्कर करा था, हमारी कंट्री को रूल किया उस पर, एंड दे हैव शोन अ कंप्लीट हार्टेड एंड डिसकंटेंट अगेंस्ट फॉरेन रूल. किस लिए? फॉर स्ट्रेंथ अमंग द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी. ये जो डिसकंटेंटमेंट था रिजल्टेड इन नंबर ऑफ अपराइजिंग्स बिटवीन 1767 एंड 1857. के बीच में बहुत सारा ऐसा माहौल बना, वॉर हुआ, ऊपर नीचे हालात बढ़े घटे. तो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो इनमें था वो था ग्रेट अपराइजिंग या फिर रिवोल्ट ऑफ 1857. सबसे ज्यादा बड़ा रिवोल्ट हुआ था. बहुत सारे सेवरल मंथ्स ऑफ इंक्रीजिंग टेंशन प्रीसीडेड द एक्चुअल रिबेलियन ऑफ 1850. हिस्टोरियंस रेफर टू दिस रिवोल्ट एज द स्टेपी म्यूटिनी या फिर पहला वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस की शुरुआत थी. जो ग्रेट अपराइजिंग थी 1857 की, वो ब्रोक आउट हुई नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में 1857 में. इट बिगेन विद द म्यूटिनी ऑफ सिपॉयस but soon engulfed wide regions and involved करा masses. बहुत लोग थे इसमें. It was the first major attempt था कि वो ब्रिटिश रूल को इंडिया से निकाल दिया जाए. Causes of the revolt. अब रिवोल्ट के कॉजेज कहते हैं. रिवोल्ट ऑफ 1857 में एक आउटकम था बहुत सारे फैक्टर्स का, जैसे हम डिस्कस करते हैं उनके बारे में. पॉलिटिकल कॉजेज. ब्रिटिश पॉलिसीज जो अंडर सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, उन्होंने रिड्यूस कर दिया नेटिव किंग्स को एंड प्रिंसेस टू मेयर सबॉर्डिनेट्स. नेटिव रूलर्स थे, chieftains थे सतारा के, झांसी के, संबलपुर, नागपुर एंड अवध. दे वर मेड टू पार्ट विद देयर किंगडम्स इन एन अनजस्ट मैनर. तो उन्होंने क्रिएट करा बिटरनेस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल अमंग द डिस्प्लेस्ड रूलिंग क्लास. इकोनॉमिक कॉजेज. बहुत से लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया बाय द ब्रिटिश. दे मेड, उन्होंने लाइव्स ऑफ पीजेंट्स को मिजरेबल कर दिया था. उनसे बहुत ज्यादा पैसा वसूलना, हाई रेट ऑफ रेवेन्यू, टैक्सेस कलेक्ट करना जमींदार से, ऑपरेशन पुअर पीजेंट्स को और दबाना, उनके ऊपर दबाव बनाना. इमेंस डिससेटिस्फैक्शन लोगों के बीच क्रिएट हुआ. पीजेंट्स जो थे ऑफन वो अपने राइट्स खोते जा रहे थे लैंड के ऊपर और वो लैंडलेस हो गए थे. फेमाइंस भी आ गई. दे आल्सो बिकम अ रेगुलर फीचर इन मेनी प्लेसेस. बहुत जगह पर फेमाइंस आना, कहीं पे सूखा पड़ गया, ड्रॉट आ गई, कहीं बाढ़ आ गई. ब्रिटिश इवन कॉन्फेस्टिकेटेड लैंड्स ऑफ ओल्ड जमींदार जो थे उनके लैंड्स को भी उन्होंने हड़पा, स्पेशली नवद में. तो दिस एडेड टू द एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट. तो इस तरीके से लोग उनके खिलाफ होने शुरू हो गए. आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन को रुइन किया बिकॉज ऑफ द लार्ज स्केल इंपोर्ट ऑफ चीप ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. स्केल बहुत ज्यादा हो गया था. इन कंट्रास्ट टू देम जो हैंडमेड गुड्स थे वो बहुत ही एक्सपेंसिव थे और ब्रिटिश के सस्ते थे. इसका रिजल्ट क्या हुआ? उनकी डिमांड घट गई. ऑन द अदर हैंड इंडियन गुड्स को सब्जेक्ट किया टू वेरी हैवी ड्यूटीज जब सोल्ड इन इंडिया. इंडियन गुड्स को जब इंग्लैंड में बेचा गया उन पर ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटी वगैरह बहुत ज्यादा लगा दी गई. पीपल जो प्रीवियसली डिपेंडेंट थे रॉयल पैट्रोनेज पर फॉर देयर लाइवलीहुड, उनको वो अनएम्प्लॉयड हो गए. क्यों? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड रूलिंग क्लास की वजह से. ड्रेन जो है वेल्थ और एक्सट्रीमली स्लो पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इट एडेड टू द इकोनॉमिक ग्रीवियंसेस ऑफ द पीपल. सोशल और रिलीजियस कॉजेज. इंटरफेरेंस जो है ब्रिटिश का रिलीजियस ट्रेडिशंस में, कस्टम्स में इंडियन कम्युनिटीज के, उन्होंने इंडियंस को बहुत ही इनसिक्योर बनाया एज दे फेल टू कॉम्प्रीहेंड मोटिव्स ऑफ द ब्रिटिश. को जो मोटिव था उनको फेल किया. मेजर्स जैसे कि एबॉलिशन, सती सिस्टम को हटाया, लीगलाइजेशन करना, विडो रीमैरिज को लीगल करा, विमेन की एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कराया,
उन्होंने ऑर्थोडॉक्स जो हिंदूज है उन्हें एक्सट्रीमली रेस्टलेस प्रूफ किया। तो दे व्यूड इन मेजर्स को उन्होंने एक थ्रेट समझा टू द एस्टैब्लिश सोशल ऑर्डर एंड दे वर कन्विक्टेड दैट ब्रिटिश वर ऑल सेट टू डिस्ट्रॉय द रिलीजन। क्या वो तैयार है, बिल्कुल वो अपने हमारे रिलीजन को तोड़ना चाहते हैं। अब जो अटेम्प्ट्स क्रिश्चियंस मिशनरीज के थे कि वो लोगों को कन्वर्ट करना क्रिश्चियनिटी में, उनका मेन मकसद ये भी था कि वो इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में बदल जाए। ये फियर क्रिएट किया लोगों के अंदर, कुछ इंडियंस में। लैंड बिलोंगिंग टू टेम्पल्स या मॉस्क जहां पर बने होते थे उन पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। फैमिलीज जो पूरी तरीके से इनकम पर डिपेंड थी इन्हीं लैंड से, उन्हें बहुत तकलीफ हुआ कि जो लोगों का पूरा खर्चा लाइवलीहुड सब उससे चल रहा है। अब ब्रिटिश ने फॉलो करा एक पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इंडियंस को डिनाई किया गया हाई रैंकिंग जॉब्स एंड प्रमोशंस को उन्हें नहीं दिया जाता था। उनको ह्यूमिलिएशन को फेस करना पड़ता था और हमेशा नीचे देखना पड़ता था अपॉन बाय द ब्रिटिश। कास्ट नॉर्म्स डिस्टर्ब्ड व्हेन इंडियंस बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट को अलग रखा गया टुगेदर इन द आर्मी या फिर प्रिजन्स में और रेलवे कोचेस। हर जगह पर उनके साथ भेदभाव किया गया, उन्हें अलग रखा गया, उनके साथ जॉब्स हो कुछ भी हो हर जगह पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। Let's try. Why did some sections of Indian society oppose reforms such as legalizing widow remarriage and the abolition of sati? Military causes. इंडियन सिपाहीज ने कॉम्प्रोमाइज करा मेजर चंक ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, बट उन्होंने के पास वेरियस ग्रीवेंसेस थे ब्रिटिश के अगेंस्ट, बहुत सारे ऐसे दुख थे, बहुत सारी शिकायतें थी। इंडियंस को कंसिडर करा जाता था इंफीरियर बाय द ब्रिटिश, उनको हमेशा अपने से नीचा समझते। हेंस दे उनको लेस पे करते थे यूरोपियन काउंटर पार्ट्स के अकॉर्डिंग। दे वर ऑफन ह्यूमिलेटेड बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स जो होते थे उस टाइम पे, वो उनको बहुत ऊपर प्रेशर बनाते थे, उनको दबाते थे, उनको ह्यूमिलिएट करते थे, टीज करते थे। चांसेस जो था प्रमोशन का इंडियंस का आर्मी के अंदर वो भी बहुत लिमिटेड था। वो राइज उन्हें होने ही नहीं देते थे और ना ही उनका लेवल कभी भी सूबेदार के ऊपर होने देते थे। इट बिकेम मैंडेटरी हो गया था नए रिक्रूट्स के लिए कि वो ओवरसीज जाएं बाय द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1850। बट हिंदू नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ओवरसीज ट्रैवल करना वो एक कास्ट टाबू था। ब्रिटिश को फॉरबिडन बियरिंग ऑफ सेक्टेरियन मार्क्स जैसे कि तिलक लगाना, पगड़ी पहनना, टर्बन पहनना, दाढ़ी बढ़ाना, ये जब चीजें भी उन्होंने मना कर दी थी, जिनकी वजह से रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ इंडियंस को बहुत, भाई लोगों को बहुत हर्ट हुआ। इमीडिएट कॉज 1856 में जो एनफील्ड राइफल थी वो इंट्रोड्यूस हुई इन द आर्मी। कार्ट्रिजेस जो थी इस राइफल की वो स्मियर्ड हो गई विद ग्रीस एंड कवर्ड विद कैप से कवर कर दी गई, which had to be bitten off before use। अब जो सिपाहीज थे वो बिलीव करते थे कि ग्रीस वाज मेड फ्रॉम, ग्रीस किससे बनती है, एनिमल्स की फैट से, वो ये मानते थे। तो उससे क्या होगा, दैट वुड हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स। भाई जब एनिमल्स से कोई चीज बना रहे हो तो एनिमल्स को मार के ही बनाओगे, एनिमल्स मरेंगे तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स टूटेंगे, हिंदूज के भी मुस्लिम्स के भी। तो वो रिफ्यूज करते थे कि वो यूज नहीं करेंगे उसको, ग्रीस को। 29 मार्च को 1857 में मंगल पांडे जो थे 34th इन्फेंट्री एट बैरकपुर, उन्होंने अपने फेलो सिपाही को बुलाया कि इस न्यू कार्टेज के यूज के अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट करें, तो यूज नहीं करें। वो अरेस्ट हुए और उनको 8 अप्रैल 1857 में हैंग कर दिया। स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट मई 1857 में 85 सोल्जर्स जो थे मेरठ में, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि वो नई राइफल को यूज नहीं करेंगे। उनको 10 साल की सजा दे दी गई और अगले ही दिन जितने भी इंडियन सिपाही थे मेरठ में, they were mutinied और soon they liberated their colleagues from prison से उन्होंने निकाल लिए। अब सोल्जर जो थे दे सेट, उन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंसीज को आग लगा दी और वहां पे भगदड़ मच गई, दंगा हो गया। और women and children, some of the mutineers जो थे later proceeded towards वो दिल्ली चले। फैक्ट फाइल, ड्यूरिंग द रिवोल्ट नाना साहेब हैड प्रॉमिस करा था ब्रिटिश कम्युनिटी को सेफ पैसेज इन 40 बोट्स कानपुर से लेकर इलाहाबाद तक, बट अनफॉर्चुनेटली जस्ट बिफोर बोट्स वर अबाउट टू लीव फायरिंग शुरू हो गई बिटवीन दी सिपाहीज और पैसेंजर्स। उसमें बहुत सारे विमेन और बच्चे मारे गए और दिस टारगेट द इमेज, इसमें नाना साहब की इमेज खराब हुई और ब्रिटिश रिटेलिएटेड विद ग्रेट फेट। अब मेन सेंटर्स और लीडर्स क्या थे रिवोल्ट के, झांसी, रानी लक्ष्मीबाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स थी रिवोल्ट की। उन्होंने चैलेंज करा था ब्रिटिशर्स when they refused to recognize the right of her adopted son, कि उनका अपना बच्चा नहीं था, उन्होंने एक बेटा अडॉप्ट किया था, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि आपके इस अडॉप्टेड चाइल्ड को हम आपका लीगल हायर गंगाधर राव का नहीं बनाएंगे। बाल गंगाधर जब उन्होंने मना कर दिया कि आपका लीगल बच्चा नहीं है, ये अडॉप्टेड सन है, तो उसको झांसी की गद्दी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने तांतिया तोपे के साथ ज्वाइन हुए टुगेदर, उन्होंने ग्वालियर को कैप्चर करा। उनका करेज और ब्रेवरी बहुत ही अप्रिशिएटेड थी बाय ओपोनेंट्स, आज भी लोग उनकी तारीफ करते हैं, उनका नाम हिस्ट्री में लिया ही इसीलिए जाता है।
वो मरी थी 17 जून 1858 में, शी डाइड, और वो भी ब्रिटिशर्स से लड़ते लड़ते उनकी जान गई। कानपुर, नाना साहेब लेड द रिवोल्ट, कानपुर में रिवोल्ट हुआ, उन्होंने एक्सपेल कर दिया ब्रिटिश को और अपने आप को एक पेशवा माना। ही वॉज सपोर्टेड, उनको तानसे तोपे ने सपोर्ट किया था और अजीमुल्ला ने। दिसंबर 1857 में ब्रिटिश ने दोबारा से कानपुर को रिकैप्चर किया, नाना साहेब जो है वो नेपाल चले गए। आरा, जो रिवोल्ट आरा में लेड हुआ बाय और चीफ्टेन कुंवर सिंह ऑफ जगदीशपुर, उन्होंने ऑर्गेनाइज करा था रिबेल ग्रुप्स, बहुत से पार्ट्स में अलग अलग जगहों पे ना लोगों इकट्ठे कर रखे थे, अपनी आर्मी बना रखी थी सेंट्रल इंडिया में, उत्तर प्रदेश में। ही वॉज एबल टू फ्री पार्ट्स ऑफ बिहार और एक्सटेंडेड कुछ हिस्सों को वो खाली करने को तैयार थे बिहार के। उन्होंने अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया रिबेल्स इन कानपुर एंड लखनऊ, और फाइनली अप्रैल 1858 में वो मर गए थे। दिल्ली, दिल्ली बिकेम सर सेंट्रल पॉइंट बना फॉर रैलिंग रिबेल्स, रैली निकालना। मुगल एम्परर जो थे बहादुर शाह जफर, ही वॉज प्रोक्लेम रिवोल्ट का लीडर माने गए थे बाय द सोल्जर्स फ्रॉम मेरठ, जितने भी रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, जो दिल्ली तक उन्होंने मार्च किया। बट द सक्सेस जो थी रिवोल्ट की वो बहुत ही कुछ समय के लिए थी, बहुत छोटा टाइम पीरियड था। एट द स्ट्रॉन्ग कंटिजेंट सेंड की गई थी बाय सर जॉन लॉरेंस ने, लेकिन ऑन बीइंग अप्राइज्ड ऑफ द सिचुएशन, अब कंटिजेंट स्टॉर्म दिल्ली, फिर से रीऑक्यूपाई किया उन्होंने सितंबर 1850। तो ये फॉलो हुआ बाय अ मैसेकर, बहादुर शाह जफर कैप्चर्ड हुए, ट्राइड एंड फाउंड गिल्टी वॉज फील हुआ, ही वॉज डिपोर्टेड टू रंगून, जबकि उसके जो बेटे थे दे वर शॉट डेड। मुगल एम्पायर एंडेड विद हिम। फैक्ट फाइल, खूनी दरवाजा, जिसको रेफर करते हैं लाल दरवाजा, वो लोकेटेड है नियर दिल्ली गेट। खूनी दरवाजा ने अर्न करा अपना नाम आफ्टर 3 प्रिंसेस ऑफ द मुगल डायनेस्टी, बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्जा मुगल, खिजर सुल्तान एंड ग्रैंडसन मिर्जा अबू बकर। They were shot by the William Hodgson on September 22, 1857 during the revolt of 1850. अब क्या रीजन रहे फॉर द फेलियर ऑफ रिवोल्ट? अब दो इट वाज वाइड स्प्रेड, इट फेल टू इन्वॉल्व अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करने में वो फेल हो गए, एरियाज को कंट्री के, वो पूरे ऑल इंडियन स्ट्रगल का हिस्सा नहीं बन पाए। मर्चेंट्स, वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास, न्यू जमींदार बंगाल के, मनी लेंडर्स, उन्होंने सपोर्ट करा ब्रिटिश। ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे वो बेटर इक्विप थे इंडियन के कंपैरिजन, जिन्होंने लड़ाई करी विद आउटडेटेड वेपन्स थे उनके पास, और ब्रिटिश जो थे वो एक्सपीरियंस भी थे एंड कॉम्पिटेंट जर्नल्स जो थे जो उनको लीड कर रहे थे। वेयर जो इंडियन लीडर्स थे उनके पास एक्सेप्शन ही कुछ अच्छे, बहुत ही कम मेंबर्स थे उनकी आर्मी में, उनकी कोई लीडरशिप पोजेस नहीं कर रहा था, लीडरशिप क्वालिटीज किसी के अंदर नहीं थी, ना ही कोई मिलिट्री में एक्सपर्टीज भी था, पर उनके पास वेपन्स भी बहुत ओल्ड थे, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था उसको चलाने के लिए। अब रेवोल्यूशनरीज के पास इनफ रिसोर्सेज भी नहीं थे कि वो अपनी स्ट्रगल को लंबे समय तक खींच सके। ब्रिटिश जो थे वो फाइनेंशियली और मिलिट्री स्ट्रॉन्गर थे, दोनों तरीके से, आर्मी भी स्ट्रॉन्ग थी और फाइनेंशियली भी उनके पास हथियार थे। अब ब्रिटिश के पास एडवांटेज थी पोस्ट और टेलीग्राफ की, इसने हेल्प करा उनको कि वो कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ, एक्सचेंज करें मैसेजेस को और स्ट्रैटेजीज को और एक्ट को इमीडिएटली प्लान करें। रिजल्ट क्या हुआ रिवोल्ट का? रिवोल्ट ने मार्क करा एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया में थोड़ा कम खत्म हुआ। ब्रिटेन ने क्राउन करा टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी 1850। एक कैबिनेट रैंक मिनिस्टर जो थे, जिनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है, उनको इंचार्ज बनाया गया और ब्रिटिश पॉलिटिकल अफेयर्स का इंडिया के अंदर, वो सब कुछ देखे। वो रिस्पॉन्सिबल थे पार्लियामेंट को, जो गवर्नर जनरल थे अंडर द कंपनी, उनको नोन एज वाइसरॉय। वाइसरॉय आंसरेबल होते थे क्राउन के टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, क्योंकि हर चीज का आंसर देने के लिए वाइसरॉय को आंसरेबल था। अब लॉर्ड कैनिंग जो थे लास्ट गवर्नर जनरल थे कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो पहले वाइसरॉय बने अंडर द क्राउन। एट अ दरबार जो गैदरिंग होती थी जो इलाहाबाद में नवंबर 1 को 1858, उन्होंने रीड आउट करे थे क्वींस प्रोक्लेमेशन। अब इन एप्रिसिएशन ऑफ लॉयल्टी जो इंडियन प्रिंसेस ने शो करी ड्यूरिंग दी रिवोल्ट, प्रोक्लेमेशन डिसकंटिन्यू हुआ। उन्होंने करा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, उन्होंने प्रॉमिस करा कि वो क्या नेक्स्ट नहीं करेंगे, किसी भी तरह की और टेरिटरीज को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे। उन्होंने ये भी प्रॉमिस करा कि नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए इन इंडिया के रिलीजियस और सोशल कस्टम्स के अंदर। दिस मेंट कि ब्रिटिश नो लॉन्गर इंटरेस्ट नहीं लेंगे सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स में। दे होप्ड कि दिस वुड विन द डेम लॉयल्टी ऑफ द ऑर्थोडॉक्स सेक्शन। टू विन द लॉयल्टी ऑफ जमींदार की लॉयल्टी को विन करने के लिए ब्रिटिश रिकॉग्नाइज देयर ट्रेडिशनल लैंड राइट्स एंड ऑल्सो गिव देम ऑनर्स एंड टाइटल्स। Henceforth, British pursued the policy of divide and rule को उन्होंने फॉलो किया ताकि वो इंडियंस को प्रिवेंट कर सके यूनाइट नहीं होने का। मेन मुद्दा था वो इंडियंस को अलग कर दे, हिंदू और मुस्लिम।
तो उन्होंने डिवाइड करके रूल करने की कोशिश करी, उन्होंने फॉलो करी इस पॉलिसी को, डेलिबरेट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मुस्लिम कम्युनिटी। ऑल्दो जो रिवोल्ट फेल्ड हुआ, उन्होंने बिगनिंग ऑफ ब्रॉडर स्ट्रगल को मार्क किया अगेंस्ट ब्रिटिश। केस स्टडी अवध लखनऊ, बेगम हजरत महल डिक्लेयर्ड हर माइनर सन ब्रिटिश कदर एज द नवाब ऑफ अवध ऑन 4 जून 1857 और रोज करा इन रिवोल्ट। वो सपोर्ट हुए बाय सिपॉइज, पीजेंट्स एंड तालुकदार जो इंस्पायर्ड थे बाय मौलवी अहमदुल्ला शाह। ब्रिटिश आर्मी फेल्ड हो गई टू फाइट द रेवोल्यूशनरीज एंड टुक रिफ्यूज इन द रेजिडेंसी बिल्डिंग ऑन द बैंक्स ऑफ गोमती रिवर। अब रेजिडेंसी जो थी, इट वाज सेट ऑन फायर बाय द रेवोल्यूशनरीज, उन्होंने आग लगाया, जिसमें ब्रिटिश रेजिडेंट जो थे हेनरी लॉरेंस, वो जिंदा जला दिया गया। वहां पर देयर वाज अ सीज बाय द सिपॉइज, 8 मंथ्स के लिए सीज करा गया। हाउएवर मार्च 1858 के अंदर जो ब्रिटिश फोर्सेस थे, जिनका लीडर था उस टाइम पे सर कॉलिन कैम्पबेल, उन्होंने लखनऊ को कैप्चर कर लिया, किसकी हेल्प से? गोरखा सोल्जर्स के। ग्लॉसरी, mutinies when soldiers as a group or disobey their officers in army, humiliation, insult someone. Quick review. Revolt of 1857 in India, एक armed rebellion organized by Indian soldiers, Nawabs, Nizams and rulers of small territories to gain independence. ये उनके लिए हुआ। यूज जो था ग्रीस कार्ट्रिजेस का और इनफील्ड राइफल, वो इमीडिएट कॉज था रिवोल्ट का। मेन रीजन ही वही रहा था कि वो हम ग्रीस कार्ट्रिज को यूज ही नहीं करेंगे क्योंकि वो एनिमल के फ्लैश से बनाई गई। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिपॉय म्यूटनी, इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडियन सोल्जर्स जो थे, जो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे, उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया उनके अथॉरिटीज के। बहुत से रीजंस रहे 1857 के रिबिलियन के, पॉलिटिकल भी, रिलीजियस भी, इकोनॉमिक भी, सोशल। ह्यूमिलिएशन जो थी इंडियन की एट द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश लेड टू द रिबिलियन। अब जितना वो ह्यूमिलिएट और इंसल्ट करते थे इंडियंस को, उसकी वजह से वो जो गुस्सा था वो धीरे धीरे एक रिबिलियन में, रिवोल्ट में बदल गया। लैक ऑफ प्लानिंग, पर्सनल गोल नहीं थे, लिमिटेड पार्टिसिपेशन थी रिवोल्ट ऑफ 1857 में, वो जीत नहीं। और आफ्टर द रिवोल्ट क्वीन विक्टोरिया एम्प्रेस बनी थी इंडिया की। So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Bye bye. Take care.